तो आपको क्या लग रहा है ये सब जो बाकी सब पहुंचे हैं नाचने, कोई अपनी मर्जी से गए हैं? बहुत लोग होते हैं प्रपोज भी अब सोशल मीडिया पर करते हैं। तुम्हारा कुछ भी अब आत्मिक नहीं है क्या, अपना नहीं है क्या? शादी ब्याह का इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत अंदरूनी बात होती है। सब कुछ दिखा के करोगे तो सुहागरात भी दिखाकर मनाओ, उसका भी लाइव बहुत व्यूज आएंगे। प्री वेडिंग, वेडिंग, आफ्टर वेडिंग, सब कुछ दिखावे के साथ करना है सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फिर डाइवोर्स भी टीवी पर होता है। हर चीज नुमाइश के लिए है। आप भीड़ के सामने गए हो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने, आप एक घुटने पर बैठ गए हो और उसको फूल या अंगूठी वगैरह कुछ दे रहे हो, और आपने 70 लोग खड़े कर रखे हो, सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। वो 70 लोग ना होते तो क्या आप वो हरकत करते जो भी आप कर रहे हो? वो हरकत आप अपनी प्रेमिका के लिए नहीं, उस भीड़ के लिए कर रहे हो। पैसा किस लिए कमाया था? ताकि मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा सकूं, दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स को नचा सकूं। कर लिया आपने, लेकिन ये करके आपने पूरे देश की चेतना में जहर घोल दिया। नमस्ते सर। सर, मेरा सवाल शादियों के ऊपर है। पिछले 2 या 3 साल से देश में कुछ ऐसा माहौल बना है कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई बड़े सेलिब्रिटी की शादी को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि उसका एक प्रभाव मैंने अपने आसपास भी देखा है कि जो लोगों की शादियाँ हो रही हैं उनके तरीके और रंग ढंग सब कुछ बदल चुके हैं। बात कुछ ऐसी होती है कि देखो, उसने अपनी शादी में जो लहंगा पहना था वैसा फलाने एक्टर ने पहना था या फलानी एक्ट्रेस ने पहना था। और ये मतलब बड़ा अजीब सा देखने में लगता है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी शादियों के बारे में हमें मीडिया से खबर मिलती है कि कौन मेहमान आए, क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, और उसी की एक छोटी फर्स्ट कॉपी देखने को मिलती है अपने आसपास के लोगों में। तो कभी कभार मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक आम भारतीय जो महंगी और बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं इन पर इतना मरता क्यों है? क्योंकि रीढ़ टूटी हुई है हमारी। बहुत तरह के कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम मूलभूत कारण है, फंडामेंटल, वो ये है कि हमारी रीढ़ टूटी हुई है। तो हमें हमेशा हमसे बाहर कोई चाहिए होता है जिसके सामने हम ऐसे हो सकें। आपके बाहर आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो आपकी औकात से बाहर का हो, बस आपको तुरंत ऐसे कर लेना है। असल में एकदम ही तुम इसके मूल में जाओगे, ये तुम शादियों वाली बात पूछ रहे हो कि इतना प्रदर्शन हो रहा है और सेलिब्रिटी वेडिंग्स जो हैं, ये जो तुम पूछ रहे हो उसके मूल में बात ये है कि हमने जो सबसे बड़ी ताकत हो सकती है ना, उसको बाहर बैठा दिया है कहीं, और हमें सिखाया गया है कि उसके सामने बस ऐसे रहो। वही चीज़ हमारे धर्म में दिखाई देती है, हमारी संस्कृति में दिखाई देती है, हमारे समाज में दिखाई देती है, हमारी शिक्षा में दिखाई देती है, हमारे परिवारों में दिखाई देती है, हमारी राजनीति में दिखाई देती है कि कोई एक होना चाहिए बहुत ऊंचा और तुम उसके सामने ऐसे रहो। अब वो तुम्हारे सामने बिल्कुल एक अश्लील किस्म का प्रदर्शन कर रहा है अपनी दौलत का, तो इससे फिर आपको गुस्सा नहीं आता, इससे आप और झुक जाते हो। ये टूटी हुई रीढ़ के आदमी की निशानी होती है कि उसको लात मारो तो वो और गिर जाता है। जिसकी रीढ़ होगी उसको लात मारोगे तो वो पलट कर प्रतिकार करेगा, पर जिसकी रीढ़ नहीं होगी उसको लात मारोगे तो वो बड़ी मुश्किल से, तो वो कुछ सहारा वगैरह लेके चल रहा होगा, वो एकदम ही गिर जाएगा। हम ऐसे होते हैं। तो हमारे सामने जब इस तरीके के ज़बरदस्त शोज़ होते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, नुमाइशें लगती हैं, तो हम वहीं पर जा कर के बिल्कुल झुक जाते हैं। ये वाली बात है। और फिर उन्हीं चीज़ों को फिर जो आम आदमी है वो अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी शादियों में करने की कोशिश करता है। ये तो जानते ही होंगे ना कि आम आदमी, औसत भारतीय, अपनी ज़िंदगी भर की कुल पूंजी का लगभग 1/4 शादी में खर्च कर देता है। अब ये जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की और सेलिब्रिटीज़ की शादी होती हैं, वो तो अपनी कुल पूंजी का 1% भी ना लगाते हों। उनके बहुत अथाह पैसा है, हो सकता है 0.5% उन्होंने लगाया हो। इतना पैसा है, वो 100 करोड़ 400 करोड़ की भी शादी करेंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन आम आदमी अगर 1 करोड़ की भी शादी करने निकल गया तो उसकी कुल जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा उसमें खर्च हो जाता है। और भारत में यही हो रहा है लगातार। हम भीतर से इतने झुके हुए लोग हैं कि बाहर कुछ भी अगर बड़ा बड़ा हो रहा हो तो हमारे भीतर से न तो जिज्ञासा उठती है न प्रतिकार उठता है, हम में जलन भी नहीं उठती। जलन कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जलन भी तब उठे ना जब लगे कि हमसे कोई बराबरी वाला है। हमें अपने से इतने ऊपर के लोग दिखा दिए गए हैं कि अब वो कुछ भी करें हम बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। ये है ना झुके हुए होना, कौन रूप होए हमें कहानी, ये जो है इसने खा लिया भारत को। इसी की वजह से भारत में इतनी दास्तां रही और ये आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है ऐसे रहना। कोई मिलना चाहिए बस जिसका बूट एकदम भारी हो, हम उसके बूट के नीचे आ जाने को एकदम तैयार हो जाते हैं। हम ही नहीं तैयार हो जाते, हमारे जो नायक लोग हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं इनमें जाके देखते नहीं हो, तुम्हारे सब सेलिब्रिटीज नाचते भी तो हैं, उनके भी कौन सी रीढ़ है। अब मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि उनमें से कुछ का हो सकता है कि भाई जो जोड़ा है वर वधू है उनसे अपना कोई घनिष्ठ रिश्ता रहा हो तो मित्रता के नाते गए हो, पर इतने सारे लोग वहां जा जाके नाच रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि सबकी मित्रता होगी। और जिसके पास ताकत है वो आम आदमी को ये संदेश देता है कि देखो जिन लोगों को तुम अपना हीरो समझते हो उनको मैं अपने घर में नचाता हूं। और आम आदमी में इसके प्रति भी कोई विद्रोह नहीं उठता, क्योंकि हमारे यहां बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही उसकी जो पूरी परवरिश का कार्यक्रम है वो वास्तव में उसकी रीढ़ तोड़ने का कार्यक्रम है। न वो सवाल पूछ सकता, न जिज्ञासा कर सकता। जीवन के सबसे बड़े बड़े मुद्दों में उससे कह दिया जाता है बस मान लो, बस झुक जाओ। किससे झुक जाओ? जो बड़ा है, जो बड़ा है उसके सामने बस झुके रहो। तो हिंदुस्तानी जब तक बड़ा होता है वो किसी बड़े से झुकने का इतना अभ्यस्त हो चुका होता है कि बस वो शरीर से बड़ा होता है, वो भीतर से इतना छोटा ही रह जाता है। समझ में आ रही बात ये? दूसरे तरीकों से भी इसको देख सकते हो। किसी चीज में अटपटा तो कुछ तब लगे या विरोध तो तब करो ना जब वो चीज तुम्हारी मूल्य व्यवस्था से मेल ना खाती हो। जब आम आदमी खुद चाहता है कि एक दिन उसके पास भी उतना ही पैसा आ जाए और वो भी उसी तरीके का पूरा एक जबरदस्त प्रदर्शन आयोजित करे, तो कहता है ये तो फिर अच्छी ही बात है, इसमें बुराई क्या है? मैं तो खुद चाहता हूं एक दिन मैं वैसा हो जाऊं। और अगर मैं उसको बुरा बोल रहा हूं तो फिर मैं अपने अरमानों को बुरा बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में बस साकार कर रहा है मेरे ही अरमानों को। वो जहां पर है वहां पहुंचने की मैं हसरत रखता हूं, तो मैं उसकी निंदा कैसे कर सकता हूं? मुझे भी तो एक दिन उसी के जैसा होना है, हो भले ना पाऊं पर कामना है, अरमान तो है ही, एक दिन क्या पता मैं वैसा हो जाऊं। तो क्या बोल के आम आदमी उसकी निंदा करेगा? वो निंदा नहीं करता, वो उसको अपना आदर्श बनाता है, वो उसकी नकल करता, अनुगमन करता। वो कहता है जैसा उसने करा था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी की शादी पे करूंगा। और जो सबसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो सकता है वो यही है जो वेडिंग्स में होता है। इससे बड़ी वेस्टफुल इंडस्ट्री कोई नहीं है। लोग कहते हैं इससे इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, हॉस्पिटैलिटी बढ़ रही है और इवेंट मैनेजमेंट होता है, और टेक्सटाइल्स में भी देखो लहंगा चुनरी है तो जो गारमेंट उद्योग है वो आगे बढ़ता है। ये सब बातें होती है ना। मैं पूछता हूँ किस कीमत पर? जो पैसा आपने इसमें लगा दिया वो पैसा आप कहीं और लगाते तो उससे क्या क्या आगे बढ़ता और उससे कितना रोजगार पैदा होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो देखनी पड़ेगी ना। छोटे छोटे शहरों में आपने बैंकेट हॉल बना दिए हैं, वहाँ लाइब्रेरी बनी होती तो वो शहर कितना आगे बढ़ता। आप कहते हो उस बैंकेट हॉल से आमदनी होती है और रोजगार होता है। मैं पूछ रहा हूँ लाइब्रेरी होती तो क्या आमदनी और रोजगार नहीं होता? और उस लाइब्रेरी से जो छात्र छात्राएं पढ़ के निकलते वो कितना बड़ा बड़ा रोजगार पैदा करते। तो ये बिल्कुल मूर्खता की बात है कि ये तो एक जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाली इंडस्ट्री है वेडिंग इंडस्ट्री। और उस वेडिंग इंडस्ट्री के महानायक कौन है? सब सेलिब्रिटीज। उसने और कुछ जिंदगी में कराओ ना कराओ शादी करी है, वो और किसी वजह से सुर्खियों में आया हो चाहे ना आया हो, अखबारों के पन्ने भर जाएंगे जिस दिन वो विवाह करेगा। और जिस दिन एक सेलिब्रिटी का विवाह होता है बाकी सब वहां नाचने पहुंच जाते हैं।
असल में उनकी हिम्मत भी नहीं है वहाँ ना पहुँचने की। खासतौर पर अगर कोई ताकतवर आदमी अपने घर शादी कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है ये सब जो बाकी सब पहुँचे हैं नाचने, कोई अपनी मर्जी से गए हैं? ये मना कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। मनोरंजन उद्योग पर किसका कब्जा है? पूंजीपति का। फिल्मों पर किसका कब्जा है? पूंजीपति का। क्रिकेट पर किसका कब्जा है? पूंजीपति का। टीवी चैनल्स पर किसका कब्जा है? पूंजीपति का। तो क्रिकेटर को वहां पहुंच के नाचना पड़ेगा ना, क्योंकि क्रिकेट की पूरी व्यवस्था किसके हाथ में है। और फिल्म स्टार को वहां पहुंच के नाचना पड़ेगा ना, क्योंकि फिल्मों का फाइनेंसर और प्रोड्यूसर ही कौन है? टीवी चैनल्स का ओनर कौन है? वो कहते हैं जब हम फिल्मों में इतना पैसा लगा सकते हैं और हम फिल्मों में अपने इन स्टार्स को नचा सकते हैं, ये स्टार्स फिल्मों में भी तो इसीलिए नाचते हैं क्योंकि इनको पैसा मिलता है। जब ये स्टार्स फिल्मों में नाच सकते हैं क्योंकि मैं इनको पैसा देता हूं, सेठ बोलता है, तो मैं सीधे सीधे पैसा दे करके इनको अपनी बिटिया की शादी में भी तो नचा सकता हूं। ये वहां भी नाचते हैं, यहां भी नाचेंगे। उसको ही मत समझ लेना कि बेचारे अपनी मर्जी से गए। मैं वो 2-4 अपवाद होंगे, मैं सबको नहीं कह रहा हूं और किसी को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर जो ज़मीनी तथ्य है उसकी बात करनी ज़रूरी है। सच छुपना नहीं चाहिए। इन्हें ज़्यादातर तो ये इसलिए जाते हैं क्योंकि नहीं जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इनको जो बुलावा आता है वो बुलावा नहीं होता, वो फरमान होता है। नहीं जाओगे तो अपनी नौकरी से, कैरियर से हाथ धोओगे भाई। समझ में आ रही बात? अभी राम मंदिर का हुआ था सब काम, उसमें से जो सेलिब्रिटीज मौजूद थे वहां पर, उसमें से कुछ तो निसंदेह ऐसे होंगे जिनमें श्री राम के प्रति सचमुच सही सच्चा भाव होगा। ठीक, तुम्हें क्या लग रहा बाकी सब जितने वहां पहुंचे हुए थे क्यों पहुंचे हुए थे? क्योंकि वहां ना होने की उनमें हिम्मत नहीं है। उनमें से कुछ बिल्कुल ऐसे होंगे और मैं उनका आदर करता हूं, जो वास्तविक आध्यात्मिकता या धार्मिकता के कारण मंदिर में पहुंचे, बिल्कुल, और वो सम्मान के पात्र हैं। पर ज्यादातर जो वहां पहुंचे, मुझे आशंका यह है कि बस इसलिए पहुंचे क्योंकि पहुंचना जरूरी है, गुलामी की बात है। वही चीज फिर आप किसी भी आयोजन में देखते हो, चाहे विवाह का हो, हर जगह आपको यही देखने को मिलता है। देखो, बात समझ लेना अच्छे से। हिंदुस्तानी मन एक गलत तरह के दर्शन के बोझ के नीचे दबा हुआ है। वो ऐसा नहीं कि वो दर्शन मात्र हिंदुस्तान में ही व्याप्त है, वो दुनिया में और जगहों पर भी, और जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको तमाम तरह के विकार देखने को मिलेंगे। पर अभी हम बात भारत की कर रहे हैं तो भारत की कर लेते हैं। वो दर्शन, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा, क्या है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो उच्चतम है, वो मुझसे बाहर कहीं है। इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वेदांत का प्रचार प्रसार करने की। वेदांत आपको बोलता है नहीं, कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं है। जो उच्चतम है वो यदि तुम्हारे भीतर नहीं तो कहीं भी नहीं। वेदांत का जो उच्चतम सत्य है वो तुम्हारे भीतर है। जब सब तुम्हारे ही भीतर है तो तुम कहां जाकर के सत्ता के आगे, ताकत के आगे, पैसे के आगे, चकाचौंध के आगे तुम क्यों सर झुकाओगे? इसलिए वेदांत बड़ी गरिमा का दर्शन है। वो कहता है अभी हम गर्त में हैं, अभी हम गिरे हुए हैं, क्योंकि हम क्या बने बैठे हैं? अहंकार। पर अहंकार हमारा तथ्य हो सकता है, हमारी नियत नहीं है। हमारी नियत है मुक्ति, उसको कहते हैं आत्मा, और आत्मा से ऊंचा कुछ होता नहीं। यह वेदांत दर्शन है। तो जो वेदांती है वो कहीं संसार के सामने झुकता दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है उच्चतम कौन है। यहां जाति हमारी आत्मा, और गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, और मुक्ति हमारा धर्म। यह वेदांती होता है। जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, और सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। यह काहे को कहीं जाके झुकेगा? पर भारत में यह दर्शन चला नहीं, भारत में यह दर्शन चल गया। और वही दर्शन हमें हर जगह दिखाई देता है, चापलूसी और जी हुजूरी के रूप में। नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता कि मुट्ठी भर अंग्रेज 2 शताब्दियों पर यहां राज कर जाते? सारे भारतीय इसी में लगे हुए थे, कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारियों को छोड़कर जिन्होंने विरोध करा।
बाकी तो अंग्रेज़ों की जो पूरी फौज थी और कर्मचारी उनके जितने थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी उनकी सारी, वो सब के सब कौन थे? वो भारतीय ही तो थे। अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा भारतीयों के ही दम पर, क्योंकि भारतीय बस यही कौन रिपहोए हमें कहानी। पहले मुगल थे, चलेगा, अब अंग्रेज हैं, चलेगा, अब कोई और आ गया, वो भी चलेगा, जो भी राज कर रहा हो हमें तो बस ऐसे रहना है हमेशा। और वेदांत कहता है नहीं, ये सब नहीं, अपने माँ ही टटोल, ये वेदांत है। क्या? अपने माँ ही टटोल। जिसको तुम खोजते फिर रहे हो वो तुम्हारे ही हृदय में स्थापित है, वो तुम्हारी अपनी सच्चाई है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये वेदांत है। मैं श्वासन की श्वास में, मैं यहां हूं, और अगर यहां नहीं हूं तो मैं कहीं नहीं हूं, बाहर कहीं, मुझे मत खोजने लग जाना। और जब आप अपने उच्चतम को, अपने आराध्य को बाहर खोजने लग जाते हो ना, तो उसी आराध्य के बहुत सारे रूप आप बाहर स्थापित कर देते हो। फिर वो कोई बड़ा सेठ हो सकता है, कोई बड़ा नेता हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस ये करना है, कोई भी ऊंचा मिल गया, मुझे तो ये करना है, बस झुके रहो। और झुके हुए इस आदमी को बड़ा अच्छा लगता है जब वो औरों को भी झुकते हुए देखता है। ये बात बड़े मनोविज्ञान की, इसको अच्छे समझना आप। मैं मान लो तुम्हारा बॉस हूं, ठीक है? यहां पे सब लोग अलग अलग स्तरों पर काम कर रहे हैं कहीं पर समाज में, और सबके स्तरों में इतना 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 अंतर है। तो मैं तुम्हारा बॉस हो गया, कोई थोड़ा मुझसे ऊपर है, ऐसे। कोई एक हो एकदम बहुत बड़ा सुपर बॉस, बहुत बड़ा सुपर बॉस, और उसकी आज्ञा का पालन सबको ही करना पड़े अनिवार्य रूप से, तो तुम बहुत खुश रहोगे। बताओ क्यों? तुम कहोगे देखा, ये बॉस वैसे तो मेरे ऊपर चढ़ के रहता है, पर सुपर बॉस के आगे तो सब बराबर है। सुपर बॉस के बुलावे पे तो सबको आना पड़ता है, सुपर बॉस के आगे कोई नहीं है। तो जब इस तरह के उत्सव होते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। कहता है देखो, ये वैसे तो बड़े हीरो बन के घूमते हैं, पर अब यहां जाकर के इनको नाचना पड़ रहा है, तो हम अब सब बराबर हो गए, समता आ गई, सब बराबर हो गए। जब आप कहते हो ना एक कोई है बाहर वाला, तो उसके आगे फिर सब बराबर हो जाते हैं, और ये बात आपको बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उससे तो आप ईर्ष्या कर नहीं सकते, वो इतना ऊंचा, उससे ईर्ष्या नहीं करी जा सकती। पर आपस में जो छोटे मोटू ये सब तो ईर्ष्या करते हैं। वो जो है वो रोड रोलर की तरह है, वो आकर के सब समतल कर देता है, सारी ईर्ष्याएं मिटा दिया, सब पटा दिया, सबको एक बराबर कर दिया। रोड रोलर जैसे चलता है ना, सबको एक बराबर कर दे, उसके सामने सब एक से हैं। आप बन रहे हो अपने जिले के बहुत बड़े नेता, जो सबसे बड़े नेताजी हैं वो आपको बिल्कुल एकदम संट कर देंगे। तो जो उनसे नीचे वाले थे, सब उन्होंने ताली बजा के हंसने लगे, बोले देखा ये बहुत बन रहे थे, इसी जिले में ये उतने उछल रहे थे। पर जो प्रदेश के सबसे बड़े नेताजी थे, उनके आगे सब बराबर हो गए। फिर ऐसे और ऊपर, ऐसे और ऊपर, ऐसे और ऊपर, ऐसे और ऊपर। ये हमारा जो गलत दर्शन है, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। और ये घर घर में पहुंच जाता है जब ये बड़े आदमियों द्वारा प्रचारित किया जाता है। न जाने कितने लोगों ने इस तरह की शादियों के वीडियो देखे होंगे और अरमान जगा लिए होंगे कि अब मुझे भी अपने घर में ऐसा ही करना है। और जैसा मैंने कहा, सबसे वेस्टफुल इंडस्ट्री है ये जो वेडिंग इंडस्ट्री है, इससे वेस्टफुल इंडस्ट्री कोई नहीं होती। और अभी मैं सिर्फ जो फिजिकल रिसोर्सेज उनकी वेस्टेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये माइंड को कितना करप्ट करती है, तो उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। माइंड को करप्ट करने में इससे ज़्यादा शायद ही कुछ होता होगा, जो पूरा आयोजन होता है। क्लाइमेट चेंज भी, अगर कोई इस पे स्टडी हुई हो तो भी बताएंगे, क्लाइमेट चेंज में भी इसका बड़ा हाथ है। डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर के क्या क्या तो चलता रहता है, उसमें क्लाइमेट चेंज नहीं, आदमी को बता दिया जाता है, विशेषकर लड़कियों को, महिलाओं को, कि तुम्हारी ज़िंदगी का लक्ष्य ही यही है, सम्चुअस वेडिंग, एक रात की तो रानी बनोगी तुम। और खुशी से आगाही जा रही है, बिल्कुल, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो? हमें अब ये भी नहीं पूछना कि अगर तुम अमीर हो, तुम्हारे पास दौलत आई कहाँ से। तुम्हारे पास दौलत है तो हम बस अब यूं रहेंगे।
हमें यह भी नहीं पूछना कि तुम ताकतवर हो तो किन साधनों से, किन माध्यमों से, किस आधार पर तुमने ताकत इकट्ठा करी है। बात बस इतनी है कि तुम ताकतवर हो तो हम यूं रहेंगे। ये झुकना, ये मेरुदंडहीन होना भारत की पहचान बन गई है। बन नहीं गई है, रही है, शताब्दियों से रही है। अपने ऋषियों को तो हम भूल ही गए, वेदांत के ऋषियों को तो हम भूल ही गए, जिन्होंने कहा था कि जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके आगे झुकना जरूरी हो। सत्य के अलावा कहीं भी नमन मत कर लेना, सच्चाई के अलावा यह सर कहीं झुकना नहीं चाहिए। वो सब हम कब का भूल गए। फिल्मी है जिंदगी हमारी, बस मतलब फिल्मों जैसे दृश्य खड़े कर दो, आम आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, गीला, लिब 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 लिब, लार भी बहती है उसकी और आंसू भी बहते हैं, भावुक भी हो रहा है और ललचा भी रहा है। आम आदमी की यही पहचान है। इस तरह का जब कोई दृश्य देखता है, वो चकाचौंध से, ग्लिड्स, ग्लैमर से भरा हुआ, और उसमें सेंटिमेंट का तड़का और लगा दो तो एकदम उसके आंसू भी बहते हैं, लार भी बहती है, सब कुछ उसका बहना ही लग जाता है। जो जो बह सकता है शरीर सब बह जाता है, एकदम गीला। यही है। किसी से पूछो कि तुम इस तरीके से, किसी आम आदमी से, तुम इस तरीके से क्यों आयोजित करना चाहते हो शादी ब्याह, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। जानते हो उसका जवाब क्या है? फिल्मों में देखा। जानते हो उसका जवाब क्या है? फलाने सेलिब्रिटी की शादी के वीडियो में देखा। ये उसका जवाब है। और ये कैसी जिंदगी है, थू। कुछ भी तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जो अपना हो। सब कुछ दूसरों से देख कर करोगे और सब कुछ दूसरों को दिखाकर करोगे। आई लव यू भी सोशल मीडिया पर बोलोगे। बहुत लोग होते हैं प्रपोज भी अब सोशल मीडिया पर करते हैं। तुम्हारा कुछ भी अब आत्मिक नहीं है क्या? अपना नहीं है क्या? शादी ब्याह का इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत अंदरूनी बात होती है। सब कुछ दिखा के करोगे तो सुहागरात भी दिखाकर मनाओ, उसका भी लाइव बहुत व्यूज आएंगे। हमें तो ये बताया गया था, हमें समझ में भी आई बात कि जो कुछ भी कीमती हो वो चौराहों पर प्रदर्शन की चीज नहीं होती। किसी को मैं प्रेम से कुछ दे रहा हूं, दुनिया को दिखा के दूंगा क्या? चाहे वो बात करुणा की हो, चाहे दान की बात हो, चुप रखा जाता है ना, मौन में होता है ना। कहते हैं सबसे ऊंचा दान गुप्त दान होता है। ये बातें सोशल मीडिया में बता के की जाएंगी कि तुम फटे हाल थे और मजबूर थे तो देखो मैंने तुम्हें 1000 रुपया दिया और उसकी फोटो खिंचवा के मैं उसका वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे डालूं। तो शादी ब्याह का, प्रेम प्रसंग का ये नेशनल टीवी पर प्रचार क्यों चल रहा है भाई? ये तो बड़ी निजी बात है। ये सब कुछ, किसी की मृत्यु हो जाती है उसके फोटो लगा के सोशल मीडिया पर किसको बता रहे हो तुम? ये तो तुम्हारे उस व्यक्ति के बीच की बात थी। तुम उस व्यक्ति को मौत के बाद भी नहीं छोड़ रहे। हर चीज नुमाइश के लिए है, क्योंकि हम आत्माहीन लोग हैं। हम पूरे तरीके से दूसरों पर आश्रित हैं। जब हम दूसरों पर आश्रित हैं तो हमें नुमाइश भी दूसरों को करनी पड़ती है। हम दूसरों से ही सोख रहे हैं और दूसरों को ही दिखा रहे हैं। हम दूसरों को ही देख रहे हैं और दूसरों को ही दिखा रहे हैं। और ये चीज सबसे ज्यादा हमारे शादी ब्याहों में उभर कर आती है। आप कुछ भी कर रहे हो, कभी सोचना, एक भीड़ के सामने आप कुछ कर रहे हो, भीड़ ना होती तो क्या आप वो वैसा ही कर रहे होते? वैसे ही कर रहे होते क्या? आप भीड़ के सामने गए हो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने, आप एक घुटने पर बैठ गए हो और उसको फूल या अंगूठी वगैरह कुछ दे रहे हो, और आपने 70 लोग खड़े कर रखे हो, सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। वो 70 लोग ना होते तो क्या आप वो हरकत करते जो भी आप कर रहे हो? वो हरकत आप अपनी प्रेमिका के लिए नहीं, उस भीड़ के लिए कर रहे हो। आपका आई लव यू उस लड़की के लिए नहीं है, सोशल मीडिया के लिए है। ये कैसा लव है?
पापा को हैप्पी बर्थडे बोलना है, कहां बोलेंगे? फेसबुक पर। ये क्या चल रहा है? पापा ने भीड़ के साथ मिलकर तो तुम्हें जन्म नहीं दिया था। तुम्हारे और पापा का एक निजी रिश्ता है, उसकी एक पवित्रता है, उसको बनाकर रखो। अपने और पापा के बीच में भीड़ को क्यों ला रहे हो? प्री वेडिंग, वेडिंग, आफ्टर वेडिंग, सब कुछ दिखावे के साथ करना है सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फिर डाइवोर्स भी टीवी पर होता है। जितनी फुटेज वेडिंग्स को मिलती है ऐसी, उतनी फुटेज इनके डाइवोर्सेस को भी मिलती है। बस उसमें जाकर के फिल्म स्टार और क्रिकेटर नाचते नहीं है। पर मेरी सद्भावना उनके साथ है। मैं अच्छे से जानता हूं कितने मजबूर लोग हैं। उनको टीम से निकाल दिया जाएगा, उनको फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी, वो बेचारे क्या करें? आपको क्या लगता है कि ये जो लोग पर्दे पर आकर आपका दिल बहलाते हैं, ये बड़े आज़ाद लोग हैं? चाहे वो पर्दे पर प्लेयर बन के आए, चाहे एंटरटेनर बन के आए, वो कोई बहुत आज़ाद लोग हैं? वो तो कठपुतलियां हैं। आप उनको अपना हीरो बना रहे हो, कठपुतलियों को हीरो बना रहे हो। कोई पूछे रोल मॉडल, आप किसी एंटरटेनर का, किसी प्लेयर का, किसी एक्टर का नाम ले रहे हो। जैसे कोई बोले मेरा रोल मॉडल एक पपेट है। किसी पपेट को रोल मॉडल बनाते हैं? जो पूरी नेशनल कॉन्शियसनेस होती है ना, वो डिस्टॉर्ट होती है पैसे के ऐसे प्रदर्शन से। पैसे का ऐसा ज़बरदस्त प्रदर्शन हो, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की शादियां, 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की शादियां। एक छोटा लड़का या लड़की है, वो ये सब देख रहा है, वो क्या कहेगा? व्हाट शुड बी द एम ऑफ लाइफ? क्या बोलेगा? टू हैव अ वेडिंग लाइक दैट। टू हैव अ वेडिंग लाइक दैट। बस ये होता है। आपने पूरे देश की आबादी का दिमाग विकृत कर दिया ये करके। और बस आपको खुजली ये थी कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं दिखाऊंगा ना सबको। पैसा और किस लिए कमाया था? पैसा किस लिए कमाया था? ताकि मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा सकूं, दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स को नचा सकूं। कर लिया आपने, लेकिन ये करके आपने पूरे देश की चेतना में जहर घोल दिया। I'll grow up to have a wedding like that। बस हो गया। कोई ऊंचा आदर्श नहीं, ना उसमें कोई क्रिएटिविटी की बात है, ना इनोवेशन की बात है, ना ज्ञान की बात है, ना प्रेम की बात है। बस ये है कि एक दिन मेरे पास भी फूंकने के लिए उतना पैसा होना चाहिए। ये पूरे देश का आदर्श बन गया। पैसे का भोंडा प्रदर्शन। और उन्होंने किया तो किया। मैं तो इस देश के आम आदमी से बात करता हूं ना, तुमने ये क्यों किया? जो लोग ये सब करते हैं वो वास्तव में पैसे के एक भारी बूट के नीचे तुम्हें दबा रहे हैं। तुम क्यों दब जाते हो? रीढ़ क्यों नहीं है? मैं नहीं कह रहा उपद्रव करो, हिंसा करो, मैं नहीं कह रहा हूं प्रतिक्रिया करो, पर झुक क्यों जाते हो? जैसे सीधे तन कर चलना चाहिए वैसे ही सीधे तन कर चलते रहो। और अब हम कहने लग गए हैं कि हम सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं। साहब, आज़ाद है भारत और संविधान पर चलता है, तो कोई नहीं आएगा तुमको बंदूक लगा करके दबाने और झुकाने के लिए। आज आपको झुकाया जाता है टीवी के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से और सत्ता के माध्यम से और पैसे के माध्यम से। वो ज़माने बीत गए जब कोई कहेगा कि अरे तुम्हारी जात ऐसी है तुम झुको, या कि तू गरीब है चल सेठ जी के जूते साफ कर। वो ज़माने बीत गए। अब जो भी किया जाता है ज़रा छुपे तरीके से और शालीन तरीके से किया जाता है। ये करोड़ों रुपयों का एक शालीन थप्पड़ है पूरे देश के मुंह पर, और ऐसे थप्पड़ हर दूसरे महीने पड़ते रहते हैं। कभी किसी राजनेता के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, कभी फिल्म स्टार्स के यहाँ, कभी क्रिकेटर के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, चलते रहते हैं लगातार। हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं ना, हम पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। हम खुश और हो जाते हैं। कोई फिल्म एक्ट्रेस होगी, उसका ब्याह हो रहा होगा, मान लो तीसरी बार, सिर्फ वो उसको दिखा देंगे कि देखो इसका गाउन देखो,
ऊपर से जितना गायब है पीछे से उतना ही लंबा है। देखो, और पूरा देश उस पे एकदम ऐसे ड्रूलिंग एंड ग्रूविंग। क्या मजा आ गया, मजा आ गया, वाह क्या मजा आ गया। क्या है उसमें तुम्हारे लिए, क्या है? तुम सिर्फ बेवकूफ बन रहे हो। और तुम कहो नहीं नहीं मुझे फन मिल रहा है। नहीं, फन नहीं मिल रहा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है, बस तुम्हें वो नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा पूरा दिमाग ही करप्ट किया जा रहा है। और इससे बड़ा किसी आदमी का क्या नुकसान हो सकता है कि उसका दिमाग करप्ट कर दिया जाए? जो मटेरियल रिसोर्सेज का नुकसान होता है वो तो होता ही है। जो पूरी वेडिंग इकोनॉमी है, इट्स एट अ हाई कॉस्ट टू द नेशनल इकोनॉमी, तो उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। आप गहना पहनते हो, शादियों का बड़ा संबंध गहनों से है, ज्वेलरी से है। मुझे बताओ गहने की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? हाउ इज इट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कुछ पैसा है जो गहने में चला गया, मुझे बताओ वो पैसा प्रोडक्टिव कैसे रह गया? बताओ। आप एक शेयर खरीद लेते हैं तो आपने वो पैसा एक कंपनी में लगा दिया, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, वो पैसा कहाँ लग गया? कंपनी में। कंपनी उस पैसे का क्या करेगी? इस्तेमाल करेगी, उससे कुछ बात आगे बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कुछ होगा। उम्मीद कर रहा हूं कंपनी कोई घटिया काम नहीं करती। लेकिन वही पैसा आप कहो नहीं मैं स्टॉक्स में नहीं साहब, मैं तो बुलियन में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने गोल्ड खरीदा है। आप बताओ, आपने गोल्ड खरीद लिया, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? वो एक मेटल है बस। और ये जो मेटल है सिर्फ एक धातु है, सोना सिर्फ एक धातु, और चांदी और प्लेटिनम। और देश का इतना सारा पैसा वहां जाके लॉक हो जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। उसका सीधा संबंध किससे है? ये शादी ब्याह से। इतना गरीब देश और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर। उस सोने से तुम्हें क्या मिलेगा बताओ तो? आप कहोगे नहीं सोने की कीमत बढ़ती है। साहब वो कीमत भी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाकी लोग भी आप ही के जैसे मूर्ख हैं और वो उसको खरीद लेते हैं। नहीं तो एक होशमंद आदमी हो, आप उसको दिखाएं, वो कहेगा ये तो एक बस येलो मेटल है, मैं इसके तुम्हें 2 रुपए भी क्यों दूं? और इतना सा तुम उसे मेटल लेके आ गए हो, मान लो कोई अंगूठी, वो कहे काय को दे दूंगा, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि तुम्हें कुछ दूं? भाई ये कार दो तो वो चलने के काम आती है, कुछ देती है। दवाई दो, वो तबीयत ठीक करने के काम आती है। ये मेरा मग भी है, ये चाय पीने के काम आता है। उस मेटल में क्या है? वो किस काम आता है? उसका कोई काम नहीं है। या कि जो आप बोलते हो प्रेशियस स्टोन्स, जेम, वो किस काम आता है? काम बताओ। काम कुछ नहीं है, बस अंधविश्वास है, एक यकीन है बेकार का कि इसमें कुछ है, सोने में कुछ है, या फलाने पत्थर में कुछ है। और ये सब कुछ जितना भारत में फल फूल रहा उतना किसी देश में नहीं, क्योंकि हम ना सोचते हैं ना हम पूछते हैं, हम बस और हम अपने बच्चों को बोल देते हैं अगर तुम ऐसे नहीं हो तो तुम बेअदब हो, बदतमीज हो। सवाल पूछ ले कोई घर में बच्चा और पूछते ही जाए तो मुमकिन नहीं कि थप्पड़ ना खाए। भारतीय इंसान जीता ही उस दिन के लिए जिस दिन शादियां होंगी। अब ये बात आप मां के पेट से तो लेके नहीं पैदा हुए थे, ये आप बात आपके दिमाग में किसी ने डाली है। इसी तरह के उत्सवों और आयोजनों ने ये बात सबके दिमाग में डाल दी है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? एक ह्यूजली वल्गर वेडिंग सेरेमनी। ये कितनी कितनी ज्यादा ये खौफनाक बात है कि एक आम आदमी अपनी कुल बचत का 1/4 हिस्सा ब्याह की एक रात में उड़ा देता है। उस पैसे से वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता था, उस पैसे से वो कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकता था। शिक्षा भी मारी गई, उद्यमिता भी मारी गई, और कुछ ना करता, वो पैसा कहीं जाकर के वो इन्वेस्ट करता, निवेशित कर देता, तो भी उसे कुछ मिल जाता। सब कुछ मारा गया। कहां उड़ गया? वो बैंकेट हॉल वाले को चला गया और वो ज्वेलर को चला गया और केटरर को चला गया। शिक्षा में भी नहीं गया। लड़की की शादी कर रहे हो,
जितना पैसा उसके ब्याह में फूक रहे उतने में उसको पढ़ा दिया होता, नहीं उसको पढ़ाएंगे भी नहीं। और ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसे ही तो करना होता है ना, हमने बचपन से यही होते देखा, और आज भी हम ऐसे बड़े बड़े समारोह टीवी पर होते देखते हैं। ये असर होता है इन समारोहों का आम आदमी के ऊपर। पर आम आदमी बेवकूफ है, उसे बेवकूफ ही रहना है। जो लोग उसके शोषक होते हैं उनको वो अपना आदर्श मानने लगता है। हो ही नहीं सकता आप किसी को आदर्श मानते हो और वो शोषक ना हो आपका। और जिस दिन आप ऐसे हो जाओ कि किसी ऐसे को आदर्श बना लो जो आपका शोषण नहीं करता, उस दिन समझना कि आपने कुछ तरक्की कर ली। नहीं तो 100 में से 99 लोग जो उनका शोषण करें उसी को अपना हीरो मानते हैं। पर मैं कुछ बहुत उल्टा होता देख रहा हूँ आजकल। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप्स की बहुत बात करते हैं, तो वो आजकल कहते हैं कि एक अकेला सेक्टर भारत में जो रिसेशन प्रूफ है वो है वेडिंग इंडस्ट्री। तो वो कुछ तथ्य इस तरह रखते हैं सामने कि अभी कुछ दिनों पहले गोल्डमैन एंड सैक्स की एफ्लुएंट इंडिया रिपोर्ट आई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि भारत में ऐसे लोग जो $10,000 या 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले, वो 12 या 13% के हिसाब से सालाना बढ़ रहे हैं, जो कि एक तरह से भारत में जिन लोगों के पास पैसा है उनकी तादाद बढ़ रही है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि भारत में जो 65% आबादी है वो अभी 35 साल से नीचे की है। तो इन दोनों चीज़ों का एक जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि आने वाले समय में भारत में वेडिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो इतना तक बताते हैं कि इस वक्त भारत की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वेडिंग इंडस्ट्री। स्टील और टेक्नोलॉजी उसके बाद आती हैं। इंडिया इज नॉट रिच, बट मैनी इंडियंस आर अमंग्स द रिचेस्ट। इसका मतलब क्या है? लग्जरी कार्स की सेल्स जबरदस्त रूप से बढ़ रही है, और जो साधारण बजट कार्स होती हैं इनकी सेल्स स्टैग्नेट कर चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूंजी ज्यादा से ज्यादा चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है। नहीं तो भारत जैसे गरीब देश में दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे पाए जाते? और अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बाजार गवाही दे रहा है। गुड़गांव की उदाहरण के लिए जो पूरी रियल एस्टेट मार्केट है वो बूम कर रही है, पर आम आदमी वहां कुछ नहीं खरीद सकता। तो खरीद कौन रहा है? अमीर लोग। अमीर लोग, अमीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो 10 करोड़ 15 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हॉट है, उनके खरीदार कतार बांध के खड़े हुए हैं। पर अगर आप चले जाओ गुड़गांव, आप बोलो मुझे 50 लाख में कुछ चाहिए, मुझे 1 करोड़ में भी कुछ चाहिए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ है ही नहीं वहां आम आदमी के लिए। क्योंकि जब 10 करोड़ 20 करोड़ में कुछ बिक सकता है तो 1 करोड़ में क्यों बेचा जाए, 50 लाख में क्यों बेचा जाए? और उनकी संख्या जो 10 करोड़ दे सकते हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो उनके और जिनके पास नहीं है उनके बीच में जो फासला है वो जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है। और ये भारत का समझो लक्षण है, जहां पे जो बड़ा है वो बहुत बड़ा होगा और चंद लोग होंगे जो बहुत ऊपर होंगे, और जो नीचे हैं द बेस द बॉटम ऑफ द पिरामिड वो बहुत बड़ा होगा लेकिन वो बहुत नीचे होंगे। ये भारत के समाज का और भारत की अर्थव्यवस्था का सदा से एक बड़ा लक्षण रहा है, एक चिन्ह रहा है, एसेंशियल फीचर रहा है। बीच में वो थोड़ा कम हुआ था। हमने जो आर्थिक विषमता थी, असमानता थी, उसको पाटने की बड़ी कोशिश करी थी। लेकिन अब फिर से वही हो रहा है कि जो बड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो नीचे वाले हैं वो गिरे हुए हैं, और जो नीचे हैं जो गिरे हुए हैं वो उनके आगे और ऐसे होते जा रहे हैं जो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि वो जितना ऊपर है हम उसको उतनी इज्जत देते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो ऊपर चढ़ ही रहा है हमें नीचे दबा के। ये हमें नहीं समझ में आता। उल्टा मैंने तो लोगों को देखा है इस बात में प्राइड महसूस करते हुए कि देखो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हमारे देश के हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम है ये। स्टॉकहोम सिंड्रोम है।
लोग बात करते हैं ना औसत इनकम की, कहते हैं कि इंडिया की, ये वो लोग हैं जिन्हें बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी नहीं आती। कभी भी औसत आमदनी की बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए मीडियन इनकम की, या उससे भी ज़्यादा सही आंकड़ा होगा जो मॉडल इनकम है। पर हमारे हिंदुस्तानी बंधु हम इतना भी नहीं पढ़े हैं कि मीन मीडियन मोड में अंतर समझते हो। हम मीन को उठा लेते हैं। मीन की पहचान ये होती है कि चंद अमीर लोग मीन को बहुत ऊपर खींच सकते हैं। चंद अमीर लोग, ऐसे समझो कि भारत की अभी आप 3,000 या 2,600 की बात करते हो, $2,600 प्रति व्यक्ति आय की बात करते हो। अगर कोई 2,600 से नीचे भी होगा तो कितना नीचे हो सकता है? 0 से नीचे जाएगा नहीं। तो 2,600 से नीचे भी होगा तो 500 पे होगा, 700 पे होगा, ठीक। पर 2,600 से ऊपर जो होगा वो कहां तक हो सकता है? अरे वो पता नहीं कितने करोड़, कितने अरब पे हो सकता है। तो चंद लोग जो 2,600 से आगे के हैं, उन्होंने इस बात को छुपा रखा है कि ज्यादातर लोग साहब 1,000-1,500 से नीचे के हैं। ये मीन का नियम होता है। ऐसे समझ लो कि आप यहाँ पे मान लो मैं कहता हूँ आप सिर्फ 10 लोग यहाँ पे हो, 9 लोगों के पास 1-1 रुपया है। 9 लोगों के पास 1-1 रुपया है और एक के पास 91 रुपए हैं। 9 लोगों के पास 1-1 रुपया है और एक आदमी के पास 91 रुपए हैं। तो 10 लोगों के पास कुल मिलाए कितने हो गए? 100 रुपए। तो जो औसत इनकम है, मीन इनकम है, वो कितनी हो गई? 10 रुपए। अब 10 रुपए तो किसी की भी इनकम नहीं है। 10 में से 9 लोगों की 1-1 रुपए है, लेकिन सरकार आंकड़ा दिखा देगी कि देश की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, 10 रुपए। साहब 10 रुपए किसी की भी नहीं है, 1 रुपया है। एक आदमी है जिसकी 91 रुपए है और उस 91 रुपए का इस्तेमाल करके आपने औसत आय 10 रुपए दिखा दी। तथ्य यह है कि आम आदमी की जो आय है वो 10 रुपए का 10% है। तो इन सब आंकड़ों में जो मीडियन इनकम है वो आनी चाहिए। इसका जो मीडियन आएगा वो भी एक आएगा, जो मोड आएगा वो भी एक आएगा। आपने मीडियन और मोड लिया होता तो सच्चाई सामने आ जाती, पर इतना आम आदमी पढ़ा नहीं है कि सरकार से मांग करे कि भाई हकीकत बताओ, ये क्या तुम आंकड़ों में हमें उलझा रहे हो। और ये बात ये नहीं कि आज की है, ये आंकड़े प्रस्तुत करने का हमेशा से तरीका रहा है कि हम एवरेज इनकम की बात करते हैं, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हमेशा से एवरेज इज अ मोस्ट डिसेप्टिव फिगर। देयर आर lies, there are damn lies, and then there is statistics. तो वो जो फासला है ना 1 रुपए वाले में और 91 रुपए वाले में, वो ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है। और जितना बढ़ता जा रहा है उतना ये जो आम आदमी है 1 रुपए वाला, ये उतना कहता है मैं तो छोटा हूं, वो तो देखो बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है। उसको बिल्कुल अपना भगवान बना लो, वही तो ऊपर से पुष्प वर्षा करेगा, और वो है भी वही, फिर आपको कुछ खैरातें दे देता है, उसी के कारण कुछ नौकरियां बन जाती हैं, तो आप बोलते हो वही तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। साहब जितना पैसा उसके पास लॉक्ड इन है, उतना पैसा अगर क्रिएटिवली यूज हो रहा होता तो उसमें से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। वो जो पैसा कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन में जा रहा है, वो पैसा अगर नेशन बिल्डिंग में जा रहा होता तो उसका क्या आउटपुट होता। पर ये सवाल आम आदमी पूछेगा नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित लोग हैं, आज के अशिक्षित हैं, और पुरानी हमारी संस्कृति है पर हम बहुत खुश होते, कहते कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं तो क्या हुआ, हमारे किसी हमवतन के पास तो है। अब राष्ट्रवाद खड़ा हो जाता है, कहते हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारा एक भाई है वो इतना अमीर है। हमें बल्ला पकड़ना भी नहीं आता तो क्या हुआ, हमारा एक भाई है जो छक्के मारता है। ये छक्के मारने वाली बात तो फिर भी थोड़ी ठीक है, पर जो ये वाली बात है कि हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारा एक भाई इतना अमीर है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुनिया का कोई देश समझ लो अच्छे से वेडिंग्स पर इतना नहीं खर्च करता। भारत दुनिया के सबसे बीमार देशों में है।
सबसे कुपोषित देशों में है। और कोई देश शादी ब्याह पर उतना नहीं खर्च करता जितना भारत करता है। वेडिंग इंडस्ट्री कहीं उतनी बड़ी नहीं जितनी भारत में है। हमें सीधा सीधा संबंध नहीं दिखाई दे रहा हमारी दुर्दशा में और हमारे फिजूल खर्चों में। छोटा मोटा फिजूल खर्चा नहीं है ये कि बस एक जा करके कहीं से आप एक शर्ट खरीद लाए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। फिर समझिए, भीतर उतरने दीजिए। आम आदमी अपनी जीवन भर की बचत का, सेविंग्स का 25% लगा देता है बस उस एक रात में, एक रात के अरमान। ये दुनिया में कोई नहीं करता और ये हमें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है पैसे के भौंडे प्रदर्शनों के द्वारा, ग्लैमर दिखा दिखा करके और अरमान जगा जगा करके हमें मजबूर किया जाता है। या तुम्हारे अरमान भी कुछ हिल डुल गए क्या? क्यों परेशान हो रहे हो? सर, ये हरिशंकर परसाई जी की एक उक्ति है जो उन्होंने शायद आज से 30-40 साल पहले कही होगी। वो कहते हैं कि देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी कराने में जा रही है, पाव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बची पाव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। अब जितना हो रहा है बहुत हो रहा है, आखिर 1/4 ताकत से और कितना होगा? बस यही, बिल्कुल सही कि देश की आधी ताकत तो विदाई, शहनाई और रुलाई में बीत जाती है। बहुत पहले बात हुई थी इस चर्चा पे, इस मुद्दे पे, तो उसका एक वीडियो होगा, उसमें यही है, विदाई, शहनाई, रुलाई। देश की आधी ताकत तो यहाँ लगी हुई है, अब कर लो राष्ट्र निर्माण। ये मेरे लिए भी थोड़ी आश्चर्य की चीज़ थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि क्योंकि सब लोग यंग हैं तो सबकी शादी होगी, उससे पैसा कमाएंगे। और पैसा कमाना है तो ऐसे हालात पैदा करो कि सब इसी तरह की ऑस्टेंटेशियस प्रदर्शन वाली शादियां करने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि अगर लोगों ने शादी, अरे यार, शादी लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर लोगों ने सिंपल वेडिंग्स करनी शुरू कर दी तो फिर ये वेडिंग वाले स्टार्टअप्स पैसा कहाँ से कमाएंगे? और क्या होगा ज्वेलरी इंडस्ट्री का, और क्या होगा कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का, और क्या होगा घाघरा चोली इंडस्ट्री का, और क्या होगा वो मेकअप, ब्राइडल और बैंकेट हॉल और केटरिंग और जितने दुनिया, और वो जो फोटो शूट होते हैं, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, सब जितना होता है कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ के पानी के अंदर घुस के, उन सब इंडस्ट्रीज का क्या होगा? देखो ना कितनी ज्यादा वो क्रिएटिव और प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज है। क्या इंडस्ट्री है, जबरदस्त। तो मजबूर करो लोगों को ये सब करने के लिए, और उसमें बहुत बड़ा योगदान ऐसे लोगों का जो रोल मॉडल बन के यही सब कर करके दिखाते हैं। तुम्हारा पसंदीदा क्रिकेटर ऐसी किसी जगह जाके नाच रहा है, अगर तुम ढंग के आदमी होगे ना, अगले बार से उसका मैच देखना बंद कर दोगे। तुम कहोगे तू इस राष्ट्र का दुश्मन है, तूने ये जो किया है अभी। इतनी हम में नहीं है। इतने ही होशियार होते तो फिर आज इस हालत में क्यों होते हम? दुख मुझे बस इस बात का है कि जिन कारणों से हम गत में गिरे, हम उन कारणों को आज भी पूज रहे हैं। नमस्ते सर। वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने भी लगभग 4 साल वेडिंग इंडस्ट्री में काम किया। इवन मेरा खुद का स्टार्टअप भी था 2016-2020 तक। सर, मैंने एक चीज़ देखी पिछले 4 सालों से मैंने वेडिंग इंडस्ट्री काम कर रहा था, तो पहले बहुत सिंपल वेडिंग्स होती थी, नॉर्मल लोग वीडियोग्राफर को हायर किए, शूट हुआ, काम ख़त्म। बट 2018 के बाद मैंने देखा है ये चीज़, लोग वेडिंग को लेके ऐसे
इतना उत्सुक हो चुके हैं, इतना पागलपन हो चुके हैं कि लोग लाखों रुपए सिर्फ कैमरामैन को दे देते हैं कि आप हमारी फिल्म का आप हमारी वेडिंग को फिल्म की तरह दिखाओ, टीज़र, हाइलाइट्स, और आप एक तरह से क्या बोलते हैं, कैंडिड शॉट्स, 50 चीज़ आ गए हैं। मैंने जो सबसे महंगी वेडिंग करी थी वो लगभग 15 लाख रुपए की करी थी। एक क्लाइंट था, एक, उन्होंने बोला कि मेरी फिल्म की डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मतलब मेरी जो पूरी फिल्म है उसे एक डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाए जिसमें आप मेरे मम्मी पापा के, मेरे भाभी के, भाई के, दादा दादी के, इन सब के आप शॉर्ट्स लोगे और हमारी जर्नी के बारे में पूछोगे। फिर आप लास्ट में हमारा शॉट लोगे जिसमें हम बताएंगे हम कैसे मिले थे। रिलीज हुई कि नहीं फिल्म? सर वो सिर्फ उनको अपने लिए देखना होता है। देखो, आदर्श सही होने चाहिए राष्ट्र के। अगर आप पाओ कि जो लोग आपके रोल मॉडल्स हैं वही बस प्रदर्शन के आधार पर चढ़े हुए हैं, तो आप कहते हो जब प्रदर्शन करके आप उतना ऊंचा चढ़ सकते हो तो हम भी प्रदर्शन क्यों ना करें, ये हो जाता है। और फिर ये भी देखा गया कि लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि लोग इतना पैसा वेडिंग में इन्वेस्ट करें, तो उनकी जो खुद की बचत होती है वो इन्वेस्ट करने के बाद वो लाखों रुपए बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो अपनी वेडिंग को और दिखा सकें। क्यों ना लोन लें? इतना बढ़िया स्पेक्टेकल क्रिएट किया जाता है आपके आदर्शों द्वारा कि आप कहते हो यही तो है वो दिन जिसके लिए मैं जिंदा हूं। इस दिन के लिए अगर मुझे कर्ज लेना पड़े तो क्या बुराई है? इसलिए अपने रोल मॉडल्स बहुत सोच समझ के तय करने चाहिए। ये कैसा रोल मॉडल है जो आपको ये सब करने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि मजबूर कर रहा है? सार्वजनिक जीवन में आदर्श उन लोगों को बनना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सकें, जो ये आपके भीतर बात डाल दे कि तड़क भड़क दिखा करके और ग्लैमर का प्रदर्शन करके जीवन में सफलता पाई जा सकती है। उस आदमी ने तो पूरी युवा शक्ति को तबाह कर दिया। वो पूरी युवा शक्ति बस यही करेगी कि मैं भी ग्लैमर के पीछे भागूं। अगर झूठ जीत सकता है तो मैं भी झूठ का सहारा क्यों न लूं? यही चल रहा और कुछ नहीं। हालांकि अभी जैसे वेडिंग के लिए सबसे मोस्ट जो चूजन प्लेस होता है या तो वो राजस्थान होता है या फिर दिल्ली होता है। दिल्ली में जो ज़्यादा फेमस एरिया है वो आपका सुभाष नगर साइड में, जो वेडिंग्स बैंकेट्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। उन वेडिंग बैंकेट्स की जो लगभग एक दिन की चार्ज होते हैं वो अप्रॉक्स 2.5 से 3 लाख रुपए होता है। और अगर आपने गलती से जयपुर में या फिर राजस्थान में वेडिंग कर लिया, फिर आप आराम से 30-40 लाख रुपए दे देते हो आप फोर्ट के लिए। वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए बुक होता है। 8 घंटे से जैसे वो 8 घंटे 5 मिनट होता है, वो आपको आके बोल देता है कि सर जगह खाली करने का टाइम होगा, आप खाली कर दीजिए। जिंदगी खाली है, जिंदगी बेरौनक है, जिंदगी में कोई दम नहीं है। तो आदमी उस खालीपन को, उस खोखलेपन को एक दिन के ढोल तमाशे से, गाजे बाजे से भरना चाहता है, और पता है वो एक दिन बीत जाएगा, तो इसलिए फिल्म बनवाओ, उसकी फोटो लो बहुत सारी, चाहे फिल्म, डॉक्यूमेंट्री जो भी है वो सब बनवाओ, क्योंकि पता है कि ये एक दिन तो बीत जाएगा। और ज़िंदगी जैसी खाली और खोखली थी वही ज़िंदगी फिर आ जाएगी खाने के लिए। बस बात ये है। बात समझ रहे हो? आदमी तो वो चाहिए जो सही काम में इतना डूबा हुआ हो। अब मैं बात बोलूँगा, आप लोग कहोगे देखो इन्होंने फिर से कर दी वही अपने जैसी बात। मैं कह रहा हूँ आदमी इतना डूबा हुआ हो कि भूल जाए कि आज शादी है उसकी। और कोई ऐसा मिल जाए ना तुम्हें शादी करने के लिए, मैं खुद आके कराऊंगा। काहे भाई, दिन भर मैं श्लोकों और मंत्रों में रहता हूं, थोड़ी पंडिताई नहीं कर सकता मैं? हाँ, शास्त्र विहित सारे अधिकार हैं मुझे ब्याह कराने के, मैं करा दूंगा। पर ऐसा कोई खोजना जो ब्याह को भूल ही जाए, जिसको याद ही ना हो कि आज है। उस दिन तुम पाओगे कि मैं खुद खड़ा हुआ हूं वहां पे, हाँ भाई पंडित तैयार है, मैं करा रहा हूं।
ऐसा पॉसिबल हो पाएगा सर? वो क्योंकि मेरी होने वाली है सर। तुम्हारे लक्षण वैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं वो शादी के दिन शादी को भूल जाए, इनको अभी भी याद है, और ये कह रहे हैं कि मेरा हो पाएगा। उसकी जगह ये कि ज़िंदगी इतनी बेरौनक है कि शादी की तैयारियां 6-6 महीने पहले से चल रही हैं। स्टार्टअप्स इस बात में भी हैं कि हम शादी के लिए डांस करना सिखाएंगे पूरे परिवार को। इस बात की स्टार्टअप्स चल रही हैं कि ब्याह होने वाला है तो हम आके आपका जो भी फेवरेट फिल्मी गाना होगा शादी ब्याह सगाई वाला, उस पर हम सबको नचाएंगे, फैमिली पूरी नाचेगी, ताऊ इधर नाच रहा, फूफी उधर नाच रही, और सबको स्टेप्स देंगे और हम प्रैक्टिस कराएंगे। ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप सीन है भारत का, कोई बड़ी बात नहीं, यूनिकॉर्न निकल जाइए। तो ये नहीं, ये बस ये बता रहा है, जैसा मैंने कहा, ज़िंदगी खाली, खोखली, उद्देश्यहीन है, बेरौनक है। किसी ऐसे को चुनना शादी के लिए, अगर करनी हो शादी, तो जो शादी को बहुत महत्व न देता हो। जो शादी को बहुत महत्व देता हो वो महत्व दे के ही शादी के लिए नाकाबिल हो गया। शादी का अधिकारी वही है जिसके लिए शादी बहुत छोटी बात हो गई। जिनके लिए शादी अभी बड़ी बात है उनसे कभी कर मत लेना शादी। शादी अगर बड़ी बात है तो माने जिंदगी अभी बहुत छोटी बात है। जिनकी जिंदगी इतनी छोटी है उनकी जिंदगी में घुस करके तुम अपनी जिंदगी क्यों तबाह करना चाहते हो? समझ में आ रही है बात? थैंक यू सर। सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। जगत सब ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदरे साधो, कुछ मुख में कुछ गो। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। मेरा नाम उल्लास है, मैं पुणे से हूँ। आचार्य जी को कम से कम अभी 5-6 साल हो गया मैं सुन रहा हूँ। बहुत कुछ बदला है, मैं शांत हो गया हूँ। ये तो पीछे भी मैंने बताया था। बाकी पढ़ने में भी जो बुक्स मैं पहले नहीं पढ़ता था वो भी अभी पढ़ने लगा हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, और आज की सीख के बारे में अगर बताऊँ तो सही जिंदगी जीने में बाधा जो बताई है, भ्रम, जो खुद के ही तैयार किए हुए भ्रम रहते हैं कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है, या तो मोह होता है या तो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और मैं खुद को ही पूछता रहता हूँ। इसी को अंजन कहा गया है। जब तक मेरे पास ये विचार नहीं थे, मेरे पास ग्रंथ नहीं थे, आचार्य जी नहीं थे, वीडियोस नहीं थे, बुक्स नहीं थे, तब तक मेरे इसमें बहुत सारे विचार जो थे वो पुराने थे, जो कि फैमिलीज में होते हैं या तो फिर किसी चीज के बारे में होते हैं। तो अभी ये विचार आने के बाद में मेरे वो विचार एकदम से कम हो गए। वो आते हैं लेकिन उसको इतना कुछ वैल्यू नहीं दिया जाता। और एक परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। धन्यवाद।